जब किसी गोलाकार कांच के प्लेट के एक पृष्ठ पर जब किसी गोलाकार कांच की प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलई कर दी जाती है तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। जिसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जिसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जिसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। नीचे लिखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, अंग्रेजी लिखो, कॉन्वेक्स मिरर। जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के दबे हुए अथवा अंदर वाले तल पर पॉलिश या कलई कर दी जाती है तो बाहरी अथवा उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है। जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो बेटा, दूसरी परिभाषा लिखी, उसके बाद समझाते हैं आगे। ओके।
अगला पॉइंट डाल लीजिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो उनके मिरर, आइए बच्चों, कौन के मिरर। जब किसी गोली कांच की प्लेट के बाहरी अथवा उभरे हुए तल पर पॉलिश या कलई कर दी जाती है तो दबा हुआ अर्थात भीतरी तल परावर्तक तल बन जाता है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, भीतरी तल परावर्तक तल बन जाता है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। 1 मिनट देखेंगे इधर, मन लगा के तन लगा के इधर देखिए। पहली परिभाषा है उत्तल दर्पण की। जब किसी गोलीय कांच की प्लेट के दबे हुए अथवा अंदर वाले तल पर पॉलिश या कलई कर दी जाती है तो बाहरी अथवा उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब बात गोलाकार की आते हैं। अब हम मान लेते हैं गोलाकार के लिए किसी को क्या किया जाए। अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यूं कर देते हैं, ओके। तो उभरा हुआ कौन सा तल होगा? आपकी तरफ वाला होगा कि नहीं होगा? जैसे ये मान लेते हैं ये रिंग है, तो रिंग भी है, तो जो ऊपर वाला पृष्ठ है वो उभरा हुआ है और अंदर वाला कहीं से पृष्ठ लेंगे तो वो कैसा होगा? दबा हुआ। अब हम मान लेते हैं, चलो इसे स्पंज को मान लेते हैं, इसे ऐसा कर लिया, थोड़ा सा स्पंज मतलब हो ना रही है, कंपैरिजन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद हम और कोई ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर बुक ले लेते हैं, डिशा, ओके। ये इधर वाला क्या हो गया? उभरा हुआ, और इधर वाला क्या हो गया? दबा हुआ। अब बाबूजी बात यही आती है कि इसी को हम इस तरह से बना देते। अब राजा बाबू ये वाला जो था ये गोलाकार है, लग रहा है इसी तरह, और दूसरा पृष्ठ भी है एक, ये भी कैसा है? गोलाकार है, जिसका नाम मैंने एस दे दिया और यहाँ से एक भाग काट लिया। वैसे इसे हम पूरा करते तो एक ये गोला हो जाता है नहीं बेटा? इसे हम पूरा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? ये गोला स्फीयर हो जाएगा। अब क्या किया मैंने, इसके 2 छोटे छोटे से भाग हमने क्या कर लिए? कट कर लिए, जिनका नाम एस एस डैश है। अब इसके अंदर वाले तल पर हमने पॉलिश या कलई कर डाली। मेरे यहाँ शादी थी, इसीलिए मैंने ये कलई कर दी। मुझे अपना चेहरा देखना था, बड़ा सुंदर आएगा या खराब आएगा। जहां जहां से पॉलिश हट जाएगी भाई मेरी नाक गायब हो जाएगी, नाक की सीध पे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? नोजिस रिमूव हट जाएगी। अगला बाबूजी, तो यानी अंदर वाले पे पॉलिश या कलई करी और इसके हमने करी बाहर वाले अर्थात उभरे हुए पे, ऊंट की पीठ पे। ऊंट की पीठ कैसी होती है? उभरी हुई, ऊपर खड़ा हुआ होता है। तो बाहर वाले तल पे पॉलिश या कलई करी, अंदर अब प्रतिबिंब इस पर किधर दिखाई देगा? इधर ही तो दिखाई देगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा? हमारा परावर्तक तल। परावर्तक तल का मतलब ही यही होता है कि उस पर ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस पर ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब ऐसा ही देखो, इधर जब पॉलिश कर दी तो हम शीशा देखा तो उल्टो थोड़ी देकर, हम कैसे देकर? सीधो देखा। तो कुछ लोग है सकते हैं कि दुनिया में विपरीत हो, उल्टो देख लेते हैं, अंतर्यामी, लेकिन हम नहीं है।
हो सकता है आप भी लोग ना हो सकता है आप में इतनी शक्ति आ सकती है, जब आप पढ़ाई करें तो उल्टा भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूँ, पॉलिश जिस तरफ से करते हैं उधर से दिखाई नहीं देता, लेकिन इधर से दिखाई देता है। तो ये इसका हो गया परावर्तक। क्या हो गया? परावर्तक तल हो गया। और ये वाला तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका मीन्स है पॉलिश। क्या है? पॉलिश। और इधर भी हमने अंदर वाले पे पॉलिश की, उधर हमने की बाहर वाले पे पॉलिश। तो तुमने देखा, जो बाबूजी नियमित पढ़ता है वो अच्छा स्टूडेंट कहलाता है। जो केवल आपके पास घेर घार के लिए जाता है तो उसे वैसे ही कहते हैं पढ़े तो हैं लेकिन वैसे ही गुजर कर रहे हैं, गुजर कराऊ हैं, ब्याह के लिए पढ़ रहे हैं। लोग का भी बातें कर सकते हैं, लेकिन एक पढ़ने वाले की कीर्ति कभी दबाई नहीं जा सकती। आ गया समझ में? सूर्य निकलता है तो बादल आ भी सकता है, थोड़ी देर ढाक सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जरा सी जैसे ही बादल हटेंगे वैसे ही सूर्य का प्रकाश अपने आप निकल आएगा। तो इसी तरह से पढ़ाई और ये पॉलिश, जैसी पॉलिश की आपने वैसे ही परावर्तक हो गया, और जैसी पॉलिश हटी मतलब सीधे परावर्तक नहीं, फिर आप वर्तक हो सकता है। क्या हो सकता है? अब वर्तक यानी पार निकल जाएगा, सीधा क्रॉस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो परिभाषा क्या कह रही है। जब किसी गोली कांच की प्लेट के दबे हुए, तो मैंने बेटा दबे हुए अर्थात अंदर वाले, तो मैंने अंदर वाले पे पॉलिश अप्लाई की, तो इसीलिए इसका नाम तो और पॉलिश अप्लाई कर दी जाती है। तो बाहरी अथवा उभरा हुआ तल परावर्तक तल, तो बाहरी तो बनेगा ये बाहरी तल है, ये उभरा हुआ तल है जो बनेगा परावर्तक तल, इसीलिए इसका नाम बाबूजी हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। इसका नाम क्या हो गया? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत बाबूजी? अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे कि परावर्तक तल दबा हुआ है और उभरा हुआ पॉलिश से विद्यमान है, तो उसका नाम क्या होगा? अवतल दर्पण। जब किसी गोली कांच की प्लेट के बाहरी अथवा उभरे हुए तल पर पॉलिश अप्लाई कर दी जाती है, तो उसका दबा हुआ तल अर्थात भीतरी तल, तो प्रतिबिंब जो बनेगो वो झुके हुए तल पे बनेगो, बाको नाम है जाएगो अवतल बना लीजिए। बोल देखो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी लिखेंगे बेटा, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर and radius of curvature. Curvature and radius of curvature. गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को, हाँ, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसी की त्रिज्या को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इनः क्रमशः सी एवं आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे बाबूजी, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला पॉइंट, फोकस। फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी फोकल लेंथ LENGT है। फोकस नहीं लिखेंगे, फोकल फोकस है।
बाबरी वो फोकस एक पॉइंट है, ये फोकल, फोकस दूरी, फोकस से संबंधित दूरी, फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल फोको प्लेन, फोको प्लेन दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे के तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। अब 1 मिनट देख लीजिए बेटा सर। अब देखो, जैसे गोला को कंप्लीट करें, ऐसा ही होगा लगभग, मान लेते यही होगा, प्रकार तो नहीं है। अब इसे कंप्लीट कर जाओगे ना जाओ। सबसे पहले बात आई तो दर्पण बनाओ। दर्पण बनाओ तो पहले हमने अंदर वाले पर पॉलिश अकल कर दी, तो जाको नाम है बोला उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है वो? यहाँ से यहाँ तक जो नाम हुआ वो उसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। इसके हमने बाहर वाले पर पॉलिश अकल कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम हुआ अवतल दर्पण। अब इतना ही तो परावर्तक S से लेके S' तक ही तो प्रतिबिंब बनेगा, और इसमें भी S से लेके कहाँ तक प्रतिबिंब बनेगा? S' तक। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो जितना भाग आपके पास परावर्तक तल ये, तो ठीक बीचों बीच वाला बिंदु जो होगा बेटा ध्रुव कहलाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? P, और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? ध्रुव। तो इसके ठीक बीचों बीच वाला बिंदु इसका कहलाएगा क्या बेटा? ध्रुव। और इसे हम दिखाते हैं P। आई गई समझ में? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो लला परावर्तक तल जैसे 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो बीच वाला बिंदु ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर और नीचे से यानी बीचों बीच वाला 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब बराबर ठीक बीचों बीच में आपके पास ध्रुव कहलाएगा। आ गया समझ में? दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले से काटा जाता है या जिस गोले का भाग होता है, तो इसी गोले का तो भाग है, यहाँ से हमने कट किया है, इसी गोले का तो है। तो इसका ये केंद्र हमने मान लिया, ये इसका केंद्र है C। तो इसका नाम क्या होगा पता है आपको? वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। ये गोले का इसका है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा? आई गई समझ में? का नाम जिस गोले का भाग हो, गोला पूरा करने पर जहाँ पे हमें वक्रता केंद्र मिल जाए, भाई हमारे पास वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगला इसकी त्रिज्या। तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो J है गई कैपिटल R, ऐसे ही हमारे पास जाऊ की J है गई कैपिटल
आर जा को नाम का है गो बाबूजी वक्रता त्रिज्या त्रिज्या। जा को नाम का है गो वक्रता त्रिज्या त्रिज्या। आई गई समझ में। यस सर दूसरी तीसरी परिभाषा, गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब बाबूजी जैसे देखो ध्रुव जे रहे वक्रता केंद्र जे रहे, इनको मिलाने वाली रेखा तो ये देखो ये वाली रेखा क्या कहलाएगी बेटा? मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऐसे ही याद देखो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। दैट्स ऑल। यानी ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब राजा बाबू मुझे एक चीज और चाहिए। अब बात आई फोकस की। किसकी आई? फोकस की। तो हम इसमें से साफ कर लेते हैं। अब ऊपर वाले तो हमने समझा दिए, ये तो समझा ही दिए लाला। तो जहां तक देखो अब हमें फोकस चाहिए, तो हमने मान लिया ये वाला जो दर्पण है हमारे पास, अब तल दर्पण, ये गोला इसी को तो पूरा करना था, ये कर थोड़ा इधर से। ओके हो गया। इसका ये पोल हो गया, इसका ये वक्रता केंद्र हो गया। इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो ये देखो एक समांतर जे जा रही है किरण और एक समांतर हमारे पास जे जा। तो जिस बिंदु से होके जाती हैं तो जवाय बिंदु से हके गई, जो जा बिंदु से हके गई तो जवाय बिंदु को, ये देखो ये अपनी समांतर किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? समांतर किरणें। कौन सी किरणें हैं? समांतर किरणें हैं। तो समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात हमने जो बताया था परावर्तित होंगी, तो जितने आई थी बिताई लौट जाएंगी। तो जो जा रही थी जाला, लेकिन जो टकराई और जो वापस जालंग लौट गई, जो जालंग टकराई जो लौट गई, जा बिंदु से है के गई तो जा को नाव का होएगो फोकस। क्या होगा? फोकस। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं तो उत्तर अवतल दर्पण के हमेशा फोकस से होकर के जाते हैं। यही बात उत्तल की आती। किसकी आती? अब लला हम चाहते तो उत्तल बनाए देते। ये दर्पण कौन सा है? उत्तल। जा बना देंगे पूरा तो गोला ले। ठीक है। तो जय है जाकी मुख्य अक्ष है, या पी है जहाँ वक्रता केंद्र सी है। अब ये समांतर चलने वाली किरणें हैं, कैसी चल रही हैं? समांतर। अब जात आती भाई प्रतीत हुआ है, तो जे मोह लग रही जब बिंदु से आ रही लग रही है। जो कौन तक लग रही है मोह जाते आ रही जवाई लग रही है, जब बिंदु से आ रही तो जाई को नौ का है जाए वो फोकस हो जाएगा। ये बना लीजिए फटाफट कर लीजिए आंसर, फिर उसके बाद आगे समझाते हैं। साइन ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो नंबर 1, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु को सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, वस्तु को सदैव, अर्थात वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा नियम है बेटा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ साथ मापी जाती हैं। तीसरा नंबर,
ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। चौथा नंबर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक एवं नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाते हैं। लला 1 मिनट दे पहले। एस डैश ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका क्या हो गया, ध्रुव पी, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी, इनके बीच में क्या होता है, एफ, ठीक है। और इसका नाम है मुख्य, क्या है, हम पहले बता चुके हैं। तो दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर, तो ध्रुव के आपके पास बाईं ओर का मतलब है डेढ़ा हाथ, तो ये हो गई हमारे पास बाईं ओर, और जब हमारे पास क्या आएगी बेटा, दाईं ओर। तो राजा बाबू अब यहाँ से देखो, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु को सदैव किधर रखा जाता है, बाईं ओर। किधर रखा जाता है, तो देखो चाहे वस्तु छोटी हो, चाहे वस्तु बड़ी हो, चाहे वस्तु मोटी हो, चाहे वस्तु पतली हो, चाहे आपके पास थैली हो, चाहे सुकड़ी हो, मतलब वस्तु है तो उसे हम किधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, अर्थात वस्तु को सदैव ही बाईं ओर ही रखा जाता है। आ गया समझ में। पहला नियम, यानी वस्तु पर जब प्रतिबिंब तुम्हें बनाना है, दर्पण बनाओगे और दर्पण के यानी बाईं ओर रखोगे वस्तु, बस किधर रखी जाएगी, बाईं ओर ही रखी जाएगी। यदि आपने दाईं ओर रख दी, वस्तु लिख दी, तो आपका इमेज जो है वो गड़बड़ है। प्रतिबिंब खींचने के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं, किताब बता रहा। अगला दूसरा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो बाबूजी आगे नापो या पीछे नापो, हमेशा पीछे। आगे नापो या नापो पीछे, नापोगे हमेशा ध्रुव पीछे, पीछे पीछे बनाओ। आगे नापो या नापो पीछे, नापोगे हमेशा पीछे। किधर से, पीछे ही नापनी है। यदि आगे नापो या बाबूजी पीछे नापो, लेकिन नापोगे हमेशा पीछे नापो। अब बाबूजी तीसरा नंबर, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, अर्थात इधर की जितनी भी दूरियां होंगी वो बाबूजी कैसी होंगी, और इधर की जितनी भी दूरियां होंगी कैसी होंगी, आ गई समझ में, धनात्मक प्लस ऋणात्मक। यानी इधर जैसे 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो इकाई की लाई जाएगी माइनस, ऋणात्मक लाई जाएगी दूरी। 50 सेंटीमीटर पर कौन वस्तु चौड़ाई की लाई जाएगी, तो वस्तु का 1.5 ओर रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी हमेशा काय की लाई जाएगी, माइनस की ली जाएगी, काय की ली जाएगी, माइनस की ली जाएगी। तो इसके बाद यहाँ से देखेंगे माइनस की ली जाएगी, और इधर की तरफ जो जितनी भी दूरियां, चाहे
आगे रहो यानी पीछे चल 100 सेंटीमीटर हो, चाहे आपके पास 80 सेंटीमीटर हो, चाहे आपके पास 50 सेंटीमीटर हो, सबरी जो दूरियां ली जाएंगी इधर किसकी ली जाएंगी? प्लस की। किसकी ली जाएंगी? प्लस। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? ऐसे ही वस्तु यदि ऊपर रखी है, जैसे 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो वस्तु की लंबाई जैसे ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है प्लस की, और यदि जब वस्तु नीचे की तरफ रखी हो, जब नीचे की तरफ रखी हो तो क्या की रही जाएगी? माइनस माइनस की। आगे हम कल करा देंगे।